नमस्कार। कहानी महामहिम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश के 7 राष्ट्रपतियों के बारे में मैं दे चुकी हूं आपको जानकारी। क्या रही है उनके पीछे की कहानी, कैसे वो पहुंचे महामहिम की कुर्सी तक, किस तरह से राजनीति को साधने का जरिया भी समय समय पर राष्ट्रपति का यह पद बनता रहा और कैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी पसंद के राष्ट्रपति को ही बड़ी कुर्सी पर बिठाया, इसके बारे में एक एक करके हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज हम कहानी उस राष्ट्रपति की सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री देखे, जिसके कार्यकाल में सियासी उठापटक का दौर एक बार शुरू हुआ तो वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो प्रधानमंत्री जिसको 1991 में जिनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन वही प्रधानमंत्री जिनके ऊपर बोफोर्स के दाग भी लगते हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने में उस प्रधानमंत्री का किस तरह का रोल रहा था। राजीव गांधी कैसे चाहते थे कि यह शख्स ही बने देश का अगला राष्ट्रपति। आज बात करेंगे मद्रास के रामास्वामी वेंकटरमण की, जो देश के 8वें महामहिम के तौर पर सुशोभित हुए। आपको बता दें 1984 में देश के उपराष्ट्रपति इनको बनाया गया था। 1986 में राजीव गांधी की ओर से पहले इन्हें संकेत कर दिया गया था कि आगामी राष्ट्रपति चुनावों में आप ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। यही कारण था कि एक तरफ जहां राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, दोनों के बीच मनमुटाव होता था। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें अक्सर बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती थी अखबारों की। तो इसी वजह से सीख लेते हुए राजीव गांधी किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाना चाहते थे जो उनकी कही बातों को न सिर्फ समझे बल्कि उनका बेहद करीबी हो। इसीलिए आज कहानी मद्रास के आर वेंकटरमण की। कैसे पहुंचे आर वेंकटरमण महामहिम की कुर्सी तक, कैसे सियासी संकट का दौर जब हिंदुस्तान उस वक्त फेस कर रहा था तो इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद का दौर भी हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती लेकर आया था, एक एक करके आज इसी के बारे में मैं आपको देने जा रही हूं जानकारी। 4 दिसंबर 1910 को मद्रास के तंजौर में आर वेंकटरमण का जन्म हुआ। इनके पिता पेशे से वकील थे। आर वेंकटरमण 1952 का पहला लोकसभा चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। 1957 का चुनाव भी ये जीते, लेकिन उसके बाद इनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया क्योंकि फिर इनको मद्रास में राज्य मंत्री के तौर पर दरअसल उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चाहते थे। इस वजह से ये वापस मद्रास चले गए और इस तरह से संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वेंकटरमण ने साल 1953, 1955, 1956, 58, 1959, 60, 61 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। और साल 1980 जब लोकसभा के चुनाव के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए इंदिरा गांधी की एक बार फिर से वापसी होती है, लोकसभा के लिए वो चुने गए और इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें अहम पद दिया गया। उनको देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी कि कैसे ज्ञानी जैल सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई थी, गृह मंत्री बना दिया गया था इंदिरा गांधी की ओर से, और बाद में वो देश के महामहिम बने। यहां पर देश के रक्षा मंत्री, लेकिन बाद में देश के महामहिम आर वेंकटरमण बनते हैं। 1980 में उनको रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी ने बनाया था। आपको ये भी बताते चलें, आगे के एपिसोड में हम जब बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो उनकी कहानी तो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। उनके बारे में भी आप लोग जानकारी रखना चाहेंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे। हमारे दौर की पीढ़ी ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने खुद साल 2002 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ एक कार्यक्रम में जब वो पहुंचे हुए थे तो मैंने शिरकत की थी और उनको बिल्कुल करीब से देखने का मौका मिला था। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एक अहम जानकारी आपको बताते चलें कि भारत की मिसाइल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को दरअसल आर वेंकटरमण की ओर से ही कहा गया था। और मिसाइल प्रोग्राम हिंदुस्तान में अगर इतना उन्नत हुआ तो उसके पीछे आर वेंकटरमण भी एक बड़ी वजह रहे। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलते हैं कि किस किस तरह से इन्होंने अपनी सियासी पारी खेली, सियासी सफर को आगे बढ़ाया। तो लोकसभा में 1952 से लेकर 57 तक, और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी 57 के बाद ये फिर राज्य में वापस चले जाते हैं, लेकिन दोबारा लोकसभा के लिए 1977 से 1989 तक और 80 से 84 तक ये लोकसभा के सदस्य रहते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय के राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी, दोनों के बीच मनमुटाव को लेकर अक्सर खबरें बाहर आया करती थीं। आपको बताते चले कि एक दौर ऐसा भी आया जब बोफोर्स
कांड के दाग लगने शुरू हुए और राजीव गांधी के दरवाजे तक उसकी दस्तक पहुंच गई थी। हालांकि उस समय राष्ट्रपति के तौर पर आर वेंकटरमण शपथ ले चुके थे। एक एक करके आपको बताते चलते हैं। दरअसल 1989 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले राजीव गांधी की ओर से संसद को भंग कर दिया गया था और उसके बाद चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया गया। उस समय राजीव गांधी की पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। ये वही राजीव गांधी जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लेते हुए प्रचंड तरीके से कांग्रेस पार्टी को इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें दिलवाई थी, वही राजीव गांधी अल्पमत में चले जाते हैं, यानी कि बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलती है। और यही कारण था कि पहली बार गठजोड़ सरकारें, आपको बता दें आर वेंकटरमण के दौर से ही बननी एक बार शुरू हुई तो ऐसा लगता था कि न जाने ये दौर कब खत्म होगा। देश में पहली बार केंद्र में गठजोड़ सरकारों का दौर जब तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ तो उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1989 में गठित उनकी सरकार महज एक साल ही चल पाई थी। तब वेंकटरमण ने चंद्रशेखर को 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई थी, लेकिन ये सरकार भी सत्ता में महज 8 महीने तक ही काबिज रही और तभी देश में मध्यावधि चुनावों का मुंह भी हिंदुस्तान को देखना पड़ गया था। कहानी में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको दे देती हूं जानकारी, मिसाइल प्रोग्राम हिंदुस्तान में किस तरह इनकी ओर से यानी कि आर वेंकटरमण ने शुरू करवाया था। 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। यही कारण था कि वित्त मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक की अहम जिम्मेदारी इनको इंदिरा गांधी ने अपने भरोसेमंद होने के नाते दी थी और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भी अहम जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। मैंने जैसा कि आपको बताया, एपीजे अब्दुल कलाम को स्पेस प्रोग्राम से मिसाइल प्रोग्राम में शिफ्ट किया गया था आर वेंकटरमण के कहने पर, ताकि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्हीं के रक्षा मंत्री रहते हुए समेकित मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी शुरुआत हुई थी। आर वेंकटरमण एक दौर ऐसा भी था कि वो चाहते थे प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बने। ये कौन सा दौर था, ये भी अपने आप में ये जो किस्सा है वो बेहद दिलचस्प है। दरअसल 1990 में वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ये चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि राजीव गांधी को लेकर बहुत सारे सवाल उस समय खड़े हो रहे थे और कांग्रेस के भीतर भी एक अलग तरह की बगावत राजीव गांधी को लेकर शुरू हो गई थी। राजीव गांधी लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस के जो वृद्ध नेता थे, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस परिवार के वफादार भी रहे, एमएल फोतेदार की किताब द चिनार लीव्स में इस बात का दावा किया गया है। फोतेदार ने अपनी किताब में लिखा कि साल 1990 में जब वीपी सिंह के इस्तीफे के संदर्भ में राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति वेंकटरमण से उन्होंने मुलाकात की थी, तो राष्ट्रपति ने जोर देते हुए उनसे कहा था कि राजीव गांधी को मुखर्जी का समर्थन कर देना चाहिए था। फोतेदार ने लिखा कि मैंने जब राष्ट्रपति वेंकटरमण से इस बाबत मुलाकात की थी तो उन्होंने राजनीतिक स्थिति पर काफी देर तक चिंता अपनी जताई थी और मेरे साथ चर्चा भी की थी। मैंने उन्हें बताया था कि वर्तमान हालात में केवल कांग्रेस पार्टी ही समाज के हर वर्ग के साथ मजबूती से खड़े हो सकती है और एक मजबूत और स्थिर सरकार दे सकती है, क्योंकि एक के बाद एक सरकारें बन रही थीं और फिर उनका स्वरूप बिगड़ता हुआ चला जा रहा था, सरकारें गिरती भी चली जा रही थी। इसके आगे उनकी ओर से अपनी किताब में लिखा गया कि मैंने उनसे आग्रह किया कि वो अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए राजीव गांधी को आमंत्रित करें, क्योंकि राजीव लोकसभा में अकेले सबसे बड़े दल के नेता थे। इस पर राष्ट्रपति ने जोर देते हुए ये कहा कि मुझे राजीव गांधी को ये बताना चाहिए कि अगर वो प्रधानमंत्री पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम का समर्थन कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उसी शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। हम सब जानते हैं कि इतिहास में पन्ने अलग ही पलटते हुए चले गए। एक और किस्सा जो आर वेंकटरमण के बारे में आता है, शोमैन राज कपूर। इनसे जुड़ा हुआ किस्सा ये बड़ा दिलचस्प है। दरअसल बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब 1988 में देश के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए उनके नाम का चयन किया जाता है, लेकिन राज कपूर साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती। बावजूद इसके इस पुरस्कार को लेने के लिए वो राजधानी दिल्ली आते हैं। जब राज कपूर पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। जब उनका नाम पुकारा गया इस पुरस्कार के लिए तो वो कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। राष्ट्रपति साहब ने शोमैन राज कपूर की ओर देखा और वो खुद चलते हुए उनके पास पहुंचे और ये पुरस्कार उनके हाथों में थमा दिया।
एक बार फिर से जरा मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान अगर इतना तरक्की करता हुआ इस क्षेत्र में नजर आता है तो उसके पीछे किन किन लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा अहम थी, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए आपको बताते चलें कि जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ में आने से पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए काम कर रहे थे, उनको डिफेंस प्रोग्राम में ट्रांसफर आर वेंकटरमण ने ही किया था। डॉक्टर कलाम की टीम ने 1982 में एक उच्च स्तरीय मीटिंग में मिसाइल सिस्टम को विकसित करने का पूरा लेआउट देश के सामने रखा था। उस बैठक में इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री आर वेंकटरमण, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, पीएमओ के प्रधान सचिव और भी तमाम बड़े बड़े गणमान्य लोगों की मौजूदगी थी। आपको बताते चले, कलाम साहब ने तो पहले 5 मिसाइलों को अलग अलग चरणों में विकसित करने का सुझाव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से दिया गया था, लेकिन आर वेंकटरमण ने उनकी ओर से उस समय कहा गया कि सभी मिसाइल प्रोग्राम पर एक साथ ही काम किया जाए, यानी कि अलग अलग ना करके एक साथ काम किया जाए। और इंदिरा गांधी ने इस बात को गौर से सुना, आर वेंकटरमण की बात उनको पसंद आई और फिर बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी मंजूरी दे दी थी। इसी वजह से तब से लेकर आज तक हम सब जानते हैं कि मिसाइल क्षेत्र में हिंदुस्तान ने कितनी ज्यादा तरक्की हासिल की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो बार बार इसमें सामने आता है, लेकिन आर वेंकटरमण की भूमिका भी इसके पीछे कितनी बड़ी और मजबूत थी, कम से कम इस कहानी के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये भी बताते चलें कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए एक दौर ऐसा भी आया था जब प्रधानमंत्री इनको बनाए जाने की बातें काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसको लेकर ज्ञानी जैल सिंह ने इनसे इनका मंतव्य भी पूछा था, हालांकि इनकी ओर से इनकार कर दिए जाने के बाद, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था अगर आर वेंकटरमण अपनी सरकार बना भी लेते तो वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाती और फिर इनका राजनीतिक सफर आगे क्या रहता, इस बात को आसानी से समझा जा सकता था। यही कारण था कि इन्होंने उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई और ये बातें ज्ञानी जैल सिंह को भी समझ में आ गई थी। ज्ञानी जैल सिंह जो बहुत सारी बातों पर राजीव गांधी से मनमुटाव रखते थे, आपको बताते चलें कि उनकी बहुत सारी चिट्ठियां जो सरकार के विरोध में या राजीव गांधी से बिल्कुल इतर अपनी राय रखती थी, वो चिट्ठियां बाहर लीक हो जाती थी और अखबारों में छप जाती थी। हालांकि वो चिट्ठियां बाहर कैसे आती थी इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, इसको आराम से समझा जा सकता है, लेकिन यकीनन उस दौर में दरअसल आर वेंकटरमण के जरिए भी जो राजीव गांधी का विरोधी खेमा था वो एक नई चाल चलना चाहता था, लेकिन किसी को भी इसमें कामयाबी नहीं मिली। ये भी एक कारण रहा कि राजीव गांधी इनके ऊपर अपना भरोसा लगातार मजबूत करते हुए चले गए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1987 के राष्ट्रपति चुनावों के ठीक एक साल पहले ही 1986 में राजीव गांधी ने इनको संकेत दे दिए थे कि अगले साल जो राष्ट्रपति का चुनाव ही होगा, आप ही होंगे हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव भी नजदीक आ गया। उसके बाद जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति पद की एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हो या फिर विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हो, अलग अलग राज्यों में जाकर वो सभी को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन उस समय आर वेंकटरमण की ओर से आपको बताते चलें कि इस बाबत राजीव गांधी से मना कर दिया गया था कि वो राज्यों में जाकर किसी से वोट नहीं मांगेंगे और इसी वजह से जो कांग्रेस शासित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनको राजधानी दिल्ली राजीव गांधी ने बुलाया था और सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इस बार के राष्ट्रपति चुनावों में आपकी अग्नि परीक्षा है और ये देखना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मत दिलाकर हम अपने राष्ट्रपति को विजयी बनाएं और उसके आधार पर ही आगे आपके राज्य में आपके भविष्य का फैसला होगा। इस तरह के संकेत और संदेश भी राजीव गांधी की ओर से दिए गए थे। हालांकि जब चुनावी नतीजे सामने आए, ये बड़े दिलचस्प थे। आर वेंकटरमण को 7,40,148 मूल्य के वोट मिले। शानदार प्रदर्शन रहा यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का, जबकि वीआर कृष्ण अय्यर को 2,81,550 मूल्य के वोट मिले थे जो विरोधी दलों के उम्मीदवार थे। और आपको यह भी बताते चले, मिथिलेश कुमार जो उस समय उनको 2,223 मूल्य के ही वोट मिले थे। मिथिलेश कुमार बिहार के अचानक से उभरे हुए एक ऐसे शख्स जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और उनकी ओर से अपना नामांकन कर दिया गया था। दरअसल उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं, क्योंकि नामांकन होने के बाद अगर किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर चुनाव को रद्द कर दिया जाता है और थोड़े समय तक के लिए टाल दिया जाता है। इस वजह से भी उस समय की सरकार ने मिथिलेश कुमार, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन चूंकि उनकी ओर से नामांकन दाखिल किया गया था और उनकी सुरक्षा को लेकर वो कहां से आए, कौन कौन से लोग उनके पक्ष में थे, बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। लेकिन उनकी सुरक्षा के मद्देनजर
मिथिलेश कुमार, जिसको कोई नहीं जानता था, उनको यहां की सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी ताकि किसी भी तरह का खतरा उनके ऊपर नहीं बने। क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब बहुत सारा फ्लक्चुएशन चल रहा था, न सिर्फ विश्व की पॉलिटिक्स में बल्कि हिंदुस्तान के भीतर भी। ये वो दौर था, आपको बताते चले, जब एक के बाद एक दाग भी सरकार के ऊपर लगने शुरू हो गए थे। ये वो दौर था जब राजीव गांधी के सामने कई तरह की मुश्किलें पेश आने लगी थी, जिससे निकलने की जद्दोजहद में वो लगातार लगे हुए थे। यही कारण था कि अपने करीबी को, आर वेंकटरमण को, उस पद पर पहुंचाकर बहुत सारी मुश्किलों से वो निजात पाना चाहते थे। और इस तरह से आर वेंकटरमण इस देश के 8वें राष्ट्रपति बन गए। राजीव गांधी की भूमिका सबसे ज्यादा अहम थी, लेकिन आर वेंकटरमण ने जब अपना कार्यकाल पूरा किया, उस समय राजीव गांधी नहीं थे, उनकी 1991 में हत्या कर दी गई थी। ये थी देश के 8वें महामहिम की कहानी। अगले एपिसोड में बताएंगे देश के 9वें राष्ट्रपति से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से। जरूर देखिएगा मेरे साथ आज तक डिजिटल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।